Hello student, I Mrs. Kiran Raj, your plus 2 faculty member. Now today brings answer key of science पाली सेकंड सिटिंग में जो साइंस का पेपर हुआ था आज मैं उसका एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। तो चलिए झटपट इसको मिलाते हैं और देखते हैं कि हमने कितना सही किया है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये साइंस पेपर है, 20 का आपका प्रैक्टिकल होने का है। 80 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चंस हैं अभी, जिसमें से 40 जो है वो आपके एमसीक्यू हैं और 40 नंबर जो है वो आपके सब्जेक्टिव हैं, यानी 40 नंबर ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव। तो इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू मिलान करने वाले हैं 40 नंबर का, और 40 नंबर का एमसीक्यू मिलान करेंगे पूरे 100 क्वेश्चंस में से। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस बनाया होगा आप उसके आंसर का मिलान कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज आपका पूरा 80 नंबर, जो 80 नंबर में से 40 क्वेश्चन करने हैं, मैं पूरे 80 नंबर के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन पॉलन सेक? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, परागकण जो है वो पराग कोश में पाया जाता है ना। और पॉलन सैक में पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। पहला का जो है वो आंसर बी हो जाएगा। सेकंड नंबर का, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑक्सिन भी है, एथिलीन भी है और साइटोकाइनिन भी है। ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो एनिमल्स को जो है वो डाला जाता है आधा ज़्यादा दूध होने के लिए, ठीक है, तो वो प्लांट हार्मोन्स नहीं है। अब हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, मतलब वो तो हम लोगों ने देख लिया कि ऑक्सीटॉक्सिन नहीं है। अभी तीसरा नंबर, अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की विधि क्या है? बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, विखंडन भी है। अब जो है वो जो नहीं होगा, तो ये सारा का सारा है, आपका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद फिर मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का उन्होंने चयन किया था, क्योंकि इसके वैरायटीज भी बहुत होते हैं, इसलिए उन्होंने मटर के पौधों का क्या किया था? चयन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा, निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, मानव युग्म में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है, ठीक है। अभी देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। 8वां नंबर, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? तो मूत्राशय में होता है। 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो ग्रेफाइट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सक्रियता की श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो सक्रियता की श्रेणी में जो है वो अधिकतर में सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होगा। अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो गोल्ड नहीं होगा, ये सोडियम होगा आपका। उसके 11 का, शुद्ध कैरेट कितने कैरेट, शुद्ध सोना जो कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। उसके बाद जो है वो निम्नलिखित में से किस धातु को कैरोसिन में डुबा के रखते हैं? तो कैरोसिन में डुबा करके किसको रखते हैं? तो सोडियम को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, अम्ल में जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है? तो जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? तो OH- होगा और H+ आयन होगा, ठीक है। अम्ल के जलीय विलयन में जो है वो जलीय विलयन में OH- प्रयोग ये उत्पन्न होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से सबसे अधिक सबल अम्ल क्या है? तो सबसे सबल अम्ल मतलब विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अगर आपका पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक सीरीज़ है स्ट्रॉन्गेस्ट सीरीज़ का, तो उसमें जो है सबसे ऊपर जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड रखा गया है। उसके बाद HBr है, फिर HCl है, फिर HNO3 है, फिर H2SO4 है। इस हिसाब से आपका आंसर जो है वो HI सही होगा, ठीक है। 14 का जो है वो सबल अम्ल क्या होगा?
हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 15 का सी आंसर हो जाएगा। 16 में निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को जो है वो जो लाल कर देता है वो आपका है एसिड। ठीक है, वो आपका है एसिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी गोलीय दर्पण की फोकल दूरी जो है वो +20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? तो यह गोलीय दर्पण जो है वो कॉनकेव प्रकार का होगा, यानी अवतल प्रकार का होगा। अब 18 में देखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक होता है। ठीक है। 19 नंबर देखेंगे, ये निम्नलिखित में से जो है वो दर्पण का सूत्र कौन सा होता है? तो दर्पण का सूत्र देखिए, मैं आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 1/f = 1/u + 1/v होता है। ठीक है, 1/f = u/v होता है, और इसमें जो है 1/u किसी में भी पहले नहीं दिया हुआ है, पहले 1/v दिया हुआ है, तो ये तो माइनस है तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी माइनस है तो नहीं होगा। अब कंफ्यूजन सिर्फ इस दोनों में बच जाता है। अगर आप एग्जैक्ट यही लिखना चाहते हो तब तो इनमें से कोई नहीं होगा, और नहीं ये अगर आप उलट पलट के देखोगे तो ये भी इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो होता है वो 1/u + 1/v होता है। इसमें लिखा हुआ है 1/v + 1/u। किसी हद तक ये जा सकता है आंसर, आप इसको लिख सकते हो, और नहीं अगर सेम टू सेम लिखना है तो हमारे हिसाब से डी भी आंसर हो सकता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे दिया है। आपने क्या लिखा है ये बताइएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका यही होता है 1/u + 1/v, और 1/u नहीं दिया है, यहाँ पे 1/v दिया हुआ है, इसलिए जो है वो इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। 20 नंबर देखेंगे। अब किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है? तो किसी समतल दर्पण का आवर्धन, द मैग्निफिकेशन डन बाय द प्लेन मिरर इज +1। उसके बाद फिर देखेंगे आप 21 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो है वो आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब किससे मिल सकता है? तो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर के द्वारा मिल सकता है। ठीक है। 22 का, आकाश का नीला होना किस परिघटना का परिणाम है? तो वो प्रकीर्णन के द्वारा होता है, स्कैटरिंग के द्वारा होता है। 23 का देखेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती किरण जो है वो कहाँ मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये सही हो जाएगा आंसर। 34 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किस लेंस को की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो है वो फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। 34 का ए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 24 का ए हो जाएगा। अब 25 देखेंगे, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? अभी ध्यान दीजिएगा, क्षार की बात हो तो 0 से लेकर के 14 तक जो है वो पीएच स्केल होता है। ठीक है, क्या होता है? पीएच स्केल जो है वो 0 to 14 होता है। 0 जो होता है वो एसिडिक होता है, एकदम एक स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, और ये जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। ठीक है, 14। तो अब पूछ रहा है कि किस पीएच मान वाले विलयन सबसे अधिक क्षारीय होंगे? क्षारीय यानी कि बेस यानी कि क्षार होंगे। ठीक है, तो 14 जो होता है, 14 से कम देखिए कौन सा है? 11 है, तो उस हिसाब से pH 11 जो होता है वो सबसे ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। अब 26 का देखेंगे कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। 27 का देखेंगे, निम्नांकित में सोडा ऐश का सूत्र कौन है? तो निम्नांकित में जो सोडा ऐश का सूत्र जो होता है वो सोडियम Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो देखेंगे हम लोग कि 28 का, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ग्लोबर लवण का सूत्र है तो Na2 जो है वो Na2SO4 10H2SO4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो ये देखेंगे 29 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर? अब सिंथेटिक यानी कि जो है वो इंडिकेटर कौन सा है? तो इसका मिथिलीन ब्लू हो जाएगा। ये सब टर्मरिक, रेड कैबेज, ये सब जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर नहीं है। मिथिलीन ब्लू इज अ
सिंथेटिक इंडिकेटर। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस बर्न्स विदाउट फ्लेम, कौन सा जो है वो बिना फ्लेम जो बिना धुआं के जो है वो जलता है। तो कैंडल में तो धुआं होती है, केरोसिन में भी धुआं होती है, कोल में भी होती है, लेकिन मीथेन गैस में धुआं नहीं होती है। अब 31 का देखेंगे, उपचयन यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। 32 का क्या होगा, जल के जो है वो विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल के विद्युत अपघटन में जो है वो कैथोड पे कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और एनोड पे जो है वो क्लोरीन गैस मुक्त होती है। तो इसमें ये डी होगा इनमें से, क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन गैस जो है वो कहाँ होती है, कैथोड पे। कैथोड पे जो है वो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे होती है, ठीक है। और एनोड पे जो है वो क्लोरीन होती है, एनोड पे क्लोरीन होती है। तो इसमें जो है वो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, सॉरी कैथोड पे कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। नाउ 33, सेल के जो है वो विद्युत वाहक सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, विभवांतर है। 34 का पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशीय होता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ये होगा द फ्लो ऑफ एनर्जी। 35 का देखेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, यानी कि चार्ज का जो है वो मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब्स होता है। 36 का देखेंगे, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है कहाँ, दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ अ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का डेरिवेटिव क्या क्या नहीं है पूछ रहा है, इज नॉट। तो है में होगा बायोमास भी होगा, उसके बाद जियोथर्मल एनर्जी भी होगा, विंड एनर्जी भी होगा। तो नहीं क्या होगा, तो नहीं में जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। आंसर डी आपका 37 का डी सही हो जाएगा। उसके बाद हु डिस्कवर मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, हु डिस्कवर मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है वो आपका फैराडे हो सकता है, फैराडे होगा, ठीक है। उसके बाद जो 39 का देखेंगे, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, इन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन द फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर कॉनकेव लेंस। तो ये आपका सी सही हो जाएगा। यानी हिंदी में भी आपका ये देखिएगा कि चिन्हों को निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एन एक्वस सोल्यूशन और अ कॉमन सॉल्टर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है क्योंकि उसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस दोनों होते हैं, इसलिए जो है वो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। 41 का देखेंगे, 41 का देखेंगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर अ पेंटेन हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C5H12। यानी पेंटेन जिसका सूत्र जो है वो C5H12 है, इसकी कितनी संरचना जो है वो समावयी संभव है। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 41 का सी होगा आंसर। 42 का जो है वो, कार्बन इज द मेंबर ऑफ विच ऑफ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 14 का है, यानी कि कार्बन जो है वो आवर्त सारणी के 14 वर्ग का सदस्य है। 42 हो गया। अब 43 का देखेंगे हम लोग कि घेंघा रोग जो है वो पनपता है। घेंघा रोग जो है के कारण क्या पनपता है, आयोडीन की कमी से पनपता है। 44 का देखेंगे, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा जो है वो मेनली जो है वो लीव्स पे पाए जाते हैं, तो आपका पत्तियों पर सही हो जाएगा। 45 का देखेंगे कि रक्तचाप मापने का उपकरण क्या है, तो स्फिग्नोमीटर है। उसके बाद 46 में देखेंगे,
पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में जो है वो पराग कण पाए जाते हैं। 47 का देखेंगे, द कलर ऑफ लिम्फ। लिम्फ जो है वो जनरली जो है वो वाइट कलर का होता है, लेकिन इसमें वाइट ऑप्शन नहीं दिया है तो आप लाइट येलो लगाएंगे। वो लाइट येलो और वाइटिश होता है, यानी कलरलेस होता है वो। 48 का देखेंगे आप, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यानी कि जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन सा है? तो डीडीटी है। ठीक है। 49 का देखेंगे कि जो है वो जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन, ये भी जो है वो आपका डीडीटी हो जाएगा। द केमिकल सोविंग बायोमैग्निफिकेशन इज, द केमिकल फॉल सोविंग बायोमैग्निफिकेशन इज डीडीटी। ठीक है। 50 का देखेंगे आप कि जो है वो रंध्र का मुख्य कार्य क्या क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा क्या है? तो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन। उसके 51 देखेंगे, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत जो है वो 0.3 है। उसके बाद 52 का देखेंगे, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ सब है, टेनिन भी है, रेनिन भी है, गूंद भी है, यानी डी आंसर सही हो जाएगा। 53 का देखेंगे, डायलिसिस। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है वो हीमोडायलिसिस कहलाती है। 54 का देखेंगे कि जो है वो निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है? अनुवर्तन का उदाहरण, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म। तो जो है वो जड़ की वृद्धि जो है वो इसका उदाहरण। उसके 55 का कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है, फ्रूट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद 56 का देखेंगे, लैंगिक जनन संचरित रोग है एड्स का। ठीक है। उसके बाद 57 का देखेंगे, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक क्या है? तो आरबीसी है, सही है। उसके बाद फिर जो है वो देखेंगे कि 58 का देखेंगे कि कृत्रिम रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृत्रिम रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो बहिकीय तंत्र का हिस्सा है, आहार नाल का एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि कृत्रिम रूप से परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो आहार नाल का है। 59 में देखेंगे, प्रकाश की ओर परोह की गति है। तो प्रकाश की ओर परोह की गति क्या है? तो वो है आपका प्रकाश अनुवर्तन। द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट इज फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है। 60 में देखेंगे आप कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। उसके बाद 61 का देखेंगे कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो वो 12 जोड़ी होती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो देखेंगे आप कि 62 का जो है वो मस्तिष्क के कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? तो गंध पहचानने का जो है वो गंध पहचानने का अंग कौन सा है? तो ये जो है वो आपका, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताएंगे कि आपने इसे क्या लिखा है, क्योंकि इसमें जो है वो इसका आंसर जो है वो ऑल्फैक्टरी सेंसरी वो चीज़ जो होना चाहिए वो ऑप्शन ही नहीं दिया है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द सेंट्रल स्मेल ऑर्गेनिजम्स, उसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा आपका ऑल्फैक्टरी सेंसरी न्यूरॉन्स होगा, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं दिए हुए हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप डी भी लगा सकते हो इसका। ठीक है। अब देखिए 63 का, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है? तो मेनार्चे कहलाता है। ठीक है। 64 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि है? तो वो है सभी, कलम लगाना, दाब का कलम, कमल बंधन, सब जो है हो जाएगा। 65 का देखेंगे, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। तो वैसे तो जो है वो अगर हम सिर्फ इसकी बात करें तो ऐसे तो आई इज़ इक्वल टू आर होता है, आई इज इक्वल टू आर होता है, लेकिन डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में क्या होता है वो आप हमें बताएंगे कि आपने कमेंट बॉक्स में
कि आपने क्या लिखा है इसका 66 का। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन इज फ्रॉम पोल होगा, यानी कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। उसके बाद देखेंगे फिर 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। सोलर सेल जो है वो सिलिकॉन से बना होता है। 68 का जो है वो लघु पथन के समय परिपथ का प्रतिरोध है ना, तो ये जो है ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम वेरी लो, मतलब कि शॉर्ट सर्किट समय क्या होता है, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट बहुत लो हो जाता है, वो जो है वो 2 ओम से भी कम हो जाता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अभी 69 का देखेंगे। 69 का जो है वो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 25 वॉट होगा। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ। 70 का देखेंगे। ठीक है, द मटेरियल ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। 71 का देखेंगे। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ध्यान दीजिएगा। द वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है होता है वो 450 से जो 750 तक होता है, और यहाँ पे 450 दिया हुआ नहीं है, तो आप लास्ट जो है वो लोवेस्ट में आप 550 में जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो है वो अगर विबग्योर जो होता है ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो किसका होता है, वॉलेट से शुरू होता है और रेड तक ख़त्म होता है। तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो है वो वॉलेट का होता है और हाई जो होता है वो रेड का होता है। इसी के कारण जो है वो रेड लाइट जो है वो स्टेशन पे लगाई जाती है, ताकि दूर से भी जो है वो आती हुई ट्रेन हमें दिख जाए। तो मिनिमम वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज़ हमारे हिसाब से आपका 550 mm होना चाहिए, क्योंकि 450 सबसे लोवेस्ट होता है और यहाँ से बढ़ते बढ़ते 750 तक जाता है, और यहाँ 450 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम 550 के साथ जाएंगे। 72 का देखेंगे। ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस द कंडक्टर एक्वायर्स, क्या, तो कंडक्टर एक्वायर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, कंडक्टर एक्वायर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। आप बताएंगे हमें क्या होगा इसका। ठीक है, अब 73 का देखते हैं कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका जो है वो आपका Na2CO3 होगा। 74 देखेंगे अब हम कि कौन सा अधातु है, तो फॉस्फोरस अधातु है, बाकी कॉपर निकल और आयरन जो है सब मेटल है। उसके बाद कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होता है, तो 20 होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या क्या थी, तो 8 थी। 76 का हो जाएगा। 77 का हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट और पॉइंट यानी कि 2H2O मॉलिक्यूल्स भी होगा। 78 का बोरोन का परमाणु भार क्या होगा, इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, देखिएगा, क्योंकि इसका परमाणु भार जो होता है वो 10.81 होता है, और पॉइंट के बाद 8 रहने से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे जो है वो 5 से ऊपर रहने पे यहाँ पे 11 हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से जो है वो आप 11 लगाएंगे इसका। ठीक है, उसके बाद जो है वो 79 का जो है वो क्या करेंगे, कैलेमाइन इज़ द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कैलेमाइन इज़ द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स, तो कैलेमाइन जो है वो जिंक का ओर है। ठीक है, 80 देखेंगे कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, तो 1:3 होता है, यानी कि नाइट्रोजन NH3 लिखते हैं, तो हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, नाइट्रोजन 1 होते हैं, इसलिए हम इसको 1:3 लिखते हैं। नाइट्रोजन और के का अनुपात क्या होता है, तो आप 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब जो है वो हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको हम लोग दूसरे सेशन में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जो है वो 80 MCQ जो है वो समझ में आ गए होंगे। आप इससे जो मिलान कर सकते हैं। आपका सेट कोई भी हो, चाहे वो A हो, चाहे B हो, C हो, D हो, E हो, F हो, G हो, H हो, I हो, J हो, ये सारे सेट में यही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ आगे पीछे किए गए हैं। ऑल सेट सेम क्वेश्चन है सभी सेट में, सिर्फ जो है वो इस क्वेश्चन को जो है वो सिर्फ आगे पीछे कर दिए गए हैं। बाकी अगर आप क्वेश्चन से मिलाते हैं तो आप सारे सेट का आंसर जो है वो इस
पेपर से मिला सकते हैं, इस आई पेपर से मिला सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर आपके लिए ये उपयोगी वीडियो है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि अब मैं आगे जो भी, क्योंकि साइंस का मैं एक और, विज्ञान का जो है वो एक और फर्स्ट पाली का भी मैं डालने वाली हूँ। ये सेकंड पाली का क्वेश्चन का है आपका, और फर्स्ट पाली का भी जो है वो मैं बहुत जल्दी, मुझे जहाँ क्वेश्चन पेपर प्राप्त होता है मैं तुरंत आपके लिए अपलोड करूँगी ये वीडियो, जिससे कि आप अपना क्वेश्चन मिला सकें और अपना परफॉर्मेंस जांच सकें। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। कल मैं फिर आपको इसी टाइम में जो है वो एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का भी जो है वो आंसर की इसी टाइम में 8 बजे के करीब जो है वो अवेलेबल करा दूंगी। और कल सुबह मैं कोशिश करूंगी कि पाली 1 का जो है वो साइंस का अगर मुझे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो मैं उसका भी आंसर आपको दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ ज़बरदस्त रहें। और किरण स्कॉलर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपको समर्पित है, आपके लिए है, आपके द्वारा है, और आपके उत्साह के लिए हम लोग हमेशा आगे हैं। अगर आप हमारा उत्साहवर्धन करना चाहते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बना के लाएं जो आपके लिए उपयोगी होगा। फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इससे पहले जो इंटर के एग्ज़ाम्स हुए थे उसका भी जो है वो मैं वीडियो इसी किरण स्कॉलर चैनल पे डाल दी हूँ। आप प्लेलिस्ट में इंटर 2023 में आप प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हो। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आप लोग जो है वो अभी 11th 12th पढ़ने वाले हो, और आपके लिए ये किरण स्कॉलर चैनल वरदान साबित हो सकता है। सो एवरीवन प्लीज़ सब्सक्राइब किरण स्कॉलर चैनल फॉर वेरी good quality of education. Thank you very much.